हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो है वो पीवाईक्यू सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 4 जनवरी 2021 को हुआ था। और ये जो है पार्ट 2 वीडियो है शिफ्ट 1 का। इसका पार्ट 1 में जो है हम लोग जो है वो 21 क्वेश्चन के लगभग जो है वो डिस्कस किए थे, और ये पार्ट 2 वीडियो है। जो लोग पार्ट 1 इसका वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें 21 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कृपया जो है वो मेरे चैनल पर विजिट करके वो इसका पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर में 21 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। ठीक है, तो चलते हैं इस सीरीज़ का जो है वो पार्ट 2 वीडियो का पहला क्वेश्चन कौन सा है जो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि भारत का जो उच्च न्यायालय है वह स्थापित कब किया गया था। ठीक है, भारत का उच्च न्यायालय के बारे में बोल रहा है कि स्थापित जो है वो कब किया गया था। भारत का उच्च न्यायालय का स्थापना जो है वो कब किया गया था। तो भारत का जो पहला जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जो है, वो कलकत्ता के अंदर में स्थापित किया गया था। ठीक है, और जो स्थापना है वो 1 जुलाई जो है 1862 के अंदर में जो है वो ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है मद्रास यानी चेन्नई और बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे में भी उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, ये सभी उच्च न्यायालय जो है एक 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत बनाए गए थे। ठीक है ना। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय और ये बात ही मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की जो स्थापना किया गया था, वो कौन सा अधिनियम की स्थापना किया गया था, तो हो जाएगा 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, भारत के जो पहले उच्च न्यायालय है ना, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय था, है ना, के पहले मुख्य जो न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था सर बोनेस पिकॉक था। कौन था? सर बोनेस पिकॉक जो थे वो भारत के पहले उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगर पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो पहले जो भारतीय मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो न्यायमूर्ति सर सुंदरलाल थे, है ना। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के है ना मुख्य न्यायाधीश बने थे, और ये कौन थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जो सर मूर्तिलाल जो न्यायमूर्ति सर सुंदरलाल जो थे वो कौन थे? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, जो कि पहले भारतीय थे, और ये जो सर बोनेस पिकॉक जो थे वो भारतीय नहीं थे। ठीक है, लेकिन अगर भारतीय बोलेगा कि भारतीय जो है पहला जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश कौन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा न्यायमूर्ति सर सुंदर लाल। ठीक है, भारत के पहले जो है भारतीय मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व किया था, उनका नाम था हरिलाल जकानिया। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो है मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जो पहले जो न्यायाधीश था, उनका नाम क्या था? हरिलाल जकानिया था, है ना, जो कि 26 जनवरी 1950 को, है ना, 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में मतलब बने थे। ठीक है, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला का बात किया जाए कि पहली महिला जो न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, तो एम फातिमा बीबी हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारतीय प्रथम जो है महिला कौन है, तो हो जाएगा एम फातिमा बीबी, जो कि 6 अक्टूबर 1989 को, है ना, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में मतलब इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, कब बने थे? तो 1989 के अंदर में बने थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है महिला न्यायाधीश का नाम क्या था, तो हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ठीक है, अगर वहीं जो है वो हाई कोर्ट के अंदर में बात किया जाए कि हाई कोर्ट के अंदर में जो है कौन जो है वो महिला जो है वो बने हैं न्यायाधीश, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति अन्ना चांडे। ठीक है ना, जो किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर में, ठीक है ना, हाई कोर्ट के अंदर में बनने वाले न्यायाधीश कौन है महिला के अंदर में, तो हो जाएगा वो न्यायमूर्ति अन्ना चांडी हैं, जो कि 1959 के अंदर में केरल उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, तो कहाँ के बनी थी? तो केरल उच्च न्यायालय के अंदर में ये एम फातिमा बीबी जो है, सॉरी, न्यायमूर्ति अन्ना चांडी जो है वो न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, तो हाई कोर्ट की जो है वो न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जो है वो कौन है जाएंगे, तो वो जाएंगे अन्ना चांडी, जो कि केरला हाई कोर्ट के अंदर में बनी थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में न्यायाधीश कौन बनी थी, तो हो जाएगा आंसर में एम फातिमा बीबी कब बनी थी, तो 1989 के अंदर में बनी थी। ठीक है, अब उच्च न्यायालय से कुछ संबंधित प्रमुख जो अनुच्छेद है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 214। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बोला गया कि प्रत्येक राज्य के अंदर में जो है एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब इसमें जो है प्रत्येक राज्य के अंदर में एक उच्च न्यायालय होने का जो है बात कहा गया है, किसमें? तो अनुच्छेद 214 के अंदर में। ठीक है, अनुच्छेद 216 क्या बोलता है? अनुच्छेद 216 जो बोलता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और संख्या और उसकी जो है व्यवस्था का बात करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जो अनुच्छेद 217 जो है वो क्या कर रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके सेवा की शर्त को बताता है ना। तो सेवा शर्त मतलब किस
तरह का जो है मतलब जो है मतलब काम करना पड़ेगा उसके बारे में जो है वो है ना, वो अनुच्छेद 217 के अंदर बताया गया है ना कि न्यायाधीशों को किस तरह से मतलब सेवा देना है ना नागरिकों के लिए। वो कौन सा अनुच्छेद के अंदर में है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 217 के अंदर में। अनुच्छेद 219 क्या बोलता है, अनुच्छेद 219 जो है वो क्या कर रहा है, अनुच्छेद 219 जो है अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद का शपथ का अगर बात कर जाए तो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा अनुच्छेद, वो हो जाएगा अनुच्छेद 219, ठीक है, के अंदर में जो है वो पद का शपथ दिलाता है, ठीक है। न्यायाधीशों के पद का शपथ कौन दिलाता है, तो अनुच्छेद 219, ठीक है। अनुच्छेद 221 में क्या कहता है, अनुच्छेद 221 जो है वो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं उनके अन्य सुविधा का बात करता है, ठीक है। वेतन और उसके अन्य सुविधा का बात कौन सा आर्टिकल में किया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 221 के अंदर में, ठीक है। अनुच्छेद 222 क्या बोलता है, तो बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण ट्रांसफर का इसमें बात किया गया है ना, हाईकोर्ट के जो है वो न्यायाधीश के कौन चीज़ का बात किया गया है, तो ट्रांसफर का बात कौन सा आर्टिकल के अंदर में किया गया है, तो अनुच्छेद 222 के अंदर में। अनुच्छेद 223 है, अनुच्छेद 223 के अंदर में क्या किया गया है, तो इसमें जो है कार्यवाहक जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का बात किया गया, ठीक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का बात कौन सा आर्टिकल के अंदर में किया गया है, तो अनुच्छेद 223 के अंदर में किया गया, ठीक है। फिर अनुच्छेद 224 क्या बोलता है, अनुच्छेद 224 बोल रहा है कि अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, एडिशनल और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, यहाँ पर जो है एडिशनल जो है शब्द जो है एक्स्ट्रा जुड़ गया है ना, एडिशनल और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का बात करेगा तो अनुच्छेद 224 के अंदर में, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ बोल रहा है कि सेवानिवृत्त अगर न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति करना है तो वो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद 224 का ए में बताया गया, ठीक है। आर्टिकल 224 का ए में क्या बताया गया है कि जो सेवानिवृत्त जो है वो है ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का बात किया गया है तो वो कौन सा आर्टिकल में किया गया, तो अनुच्छेद 224 का ए के अंदर में किया गया, ठीक है। 224 के ए के अंदर में किया गया है ना। 224 के ए के अंदर में जो है वो क्या किया गया है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का बात किया गया है, ठीक है। पुनर्नियुक्ति का बात किया गया अनुच्छेद 224 का ए, ठीक है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ है ना, उच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियाँ का अगर बात किया जाए तो वो कौन सा आर्टिकल में किया गया, तो अनुच्छेद 225 के अंदर में किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 225 के अंदर में क्या किया गया है, तो उच्च न्यायालय के जो है वो अधिकारिता और उसकी शक्ति का बात किया गया है, ठीक है। उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की जो शक्ति है, उच्च न्यायालय के जो रीट जारी करने की जो शक्ति है वो कौन सा आर्टिकल के अंदर में है, तो अनुच्छेद 226 के अंदर में जो है वो उच्च न्यायालय के जो है वो जो है रीट जारी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 227 के अंदर में क्या बताया गया, अनुच्छेद 227 के अंदर में बोला गया है कि उच्च न्यायालय को है ना अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 227 जो है आर्टिकल 227 जो है वो क्या करता है, तो अनुच्छेद उच्च न्यायालय को जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय है ना पर जो है नियंत्रण रखने का पूरा शक्ति दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 231 में क्या बताया गया, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक उच्च न्यायालय मतलब एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया जाएगा, यानी जो है मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है वो जुडिशियल से रिलेटेड जो काम है वो एक ही उच्च न्यायालय भी कर सकता है, ऐसा जो है आर्टिकल 231 के अंदर में कहा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि आरटीआई अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था, तो आरटीआई जो एक्ट है वो आया था कब आया था, तो आरटीआई एक्ट जो है वो आया था 12 अक्टूबर 2005 को आया था, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को आया था जो पूरे भारत में लागू हुआ था, ठीक है। आरटीआई जो अधिनियम है वो जो है 15 जून को जो है संसद में पारित हुआ था। आरटीआई अधिनियम जो है संसद में कब पारित हुआ था, तो 15 जून 2005 को जो है वो संसद के अंदर में पारित हुआ था। लेकिन जो है आरटीआई एक्ट लागू कब हुआ था, तो हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। इस कानून के तहत जो है कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद आरटीआई अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है उसका क्या है, प्रशासन में पारदर्शिता, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हो जाएगा प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है, ठीक है। आरटीआई एक्ट लागू करने वाली जो सरकार है वो सबसे पहला जो राज्य सरकार कौन है, तो हो जाएगा आंसर में तमिलनाडु जो है वो राज्य सरकार जो सबसे पहले आरटीआई एक्ट लागू की थी। कब लागू की थी, तो 1997 के अंदर में किया था, ठीक है ना। राष्ट्रीय सूचना आयोग का बात किया जाए है ना कि इसकी स्थापना जो है वो 2005 में ही किया गया था। पहले जो है मुख्य सूचना आयुक्त जो कौन थे, मुख्य सूचना आयुक्त का बात किया जाए तो हो जाएगा वजाहत हबीबुल्ला थे। कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला जो थे वो पहले जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त थे, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्ला, ठीक है। आरटीआई संशोधन जो है 2019 के अंदर में है, जो इसके अंदर में एक संशोधन किया गया उसके हिसाब से जो है केंद्र एवं राज्य जो है सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन को केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है।
आरटीआई अधिनियम के तहत जो है सूचना प्रदान करने की जो सीमा है वो 30 दिन है, ठीक है। सूचना प्रदान करने की सीमा कितना है, 30 दिन सामान्य अवस्था में। लेकिन अगर कोई मतलब इमरजेंसी है तो इसको मैं 48 घंटा का मतलब अंदर में जो है वो सूचना प्रदान कर सकता है, ठीक है। आरटीआई अधिनियम के तहत जो है अपील का अधिकतम सीमा जो है वो 90 दिन है। अपील का अधिकतम सीमा कितना है, तो हो जाएगा 90 दिन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रधानमंत्री जो सुरक्षा जो है योजना है, जो PMSSY जो है वो सन 2003 के अंदर में शुरू किया गया था, ठीक है। और कुछ जो प्रमुख जो है महत्वपूर्ण जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कब लागू हुआ था, तो 24 जनवरी 2019 को लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद किसानों, जिसमें क्या था, किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रति है ना वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर में था, ठीक है। उसके बाद जल जीवन मिशन जो है वो 15 अगस्त 2019 को लाया गया था, है ना, जिसके अंदर में जो है उसके बाद 2024 तक जो है इसका काम क्या था, तो 2024 तक जो है हर घर को है ना नल से जल उपलब्ध कराना था, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो कब आया, तो वो आया 12 मई 2020 को आया, ठीक है। फिर कुछ कह रहा PM स्वनिधि योजना कब आया, तो हो जाएगा 1 जून 2020 को आया था, ठीक है ना। PM स्वनिधि योजना जो है वो 1 जून 2020 को आया था, है ना। स्ट्रीट वेंडर को जो है इसमें क्या किया गया था, तो जो है वो 10,000 तक लोन देने की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर जो थे ना वो उनके लिए जो है 10,000 तक जो है वो लोन देने का बात करता है, ठीक है। PM गति शक्ति योजना का बात किया जाए तो PM गति शक्ति योजना जो है वो है ना अक्टूबर 2023 के अंदर में जो है लाया गया था। उसके बाद अमृत जो है योजना वो 2.0 योजना जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। शहरी क्षेत्रों में पानी और सीवेज की बेहतरीन सुविधा के लिए जो है ये अमृत योजना शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NDHM, ठीक है ना, जो शुरू कब किया गया था, तो शुरू किया गया था 27 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। डिजिटल हेल्थ ID कार्ड द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को जो है डिजिटलाइज करना था, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, अकबर जो है कब सम्राट बना था। अकबर के बारे में जो है वो क्या बोल रहा है कि सम्राट कब बना था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1556 के अंदर में जो है वो अकबर जो है वो सम्राट बना था, ठीक है। सम्राट बनने की जो तिथि है वो 14 फरवरी है ना 1556 जो है कालानौर पंजाब के अंदर में जो है वो क्या हुआ था, तो राज्य अभिषेक हुआ था, है ना। 14 फरवरी को 1556 कालानौर पंजाब के अंदर में हुआ था। राज्य अभिषेक की जो उम्र है वो राज्य अभिषेक का जो टाइम जो अकबर का जो उम्र था वो 13 साल का था, ठीक है। कितना था, 13 साल का था, ठीक है। अकबर का जो शासनकाल है वो लगभग 49 वर्षों तक चला था, है ना, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, है ना। शुरुआती दौर में जो है बैरम खां जो है ना 1556 से लेकर के 60 तक अकबर के संरक्षक के रूप में काम किया था। इसका जो मुख्य राजधानी जो था फतेहपुर सीकरी, बाद में जो है आगरा हो गया था, है ना। पहले राजधानी कहाँ था अकबर के शासनकाल के अंदर में, तो फतेहपुर सीकरी था, बाद में उसको जो है आगरा कर लिया गया था, ठीक है। प्रमुख जो युद्ध हैं वो और अभियान जो अकबर के टाइम में लड़े गए थे या हुए थे उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो कह रहा 1556 में जो है वो पानीपत का जो है दूसरी लड़ाई हुआ था। 1556 के अंदर में क्या हुआ था, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था जिसमें हेमू पर विजय प्राप्त कर लिया था कौन, अकबर, है ना। और दिल्ली और आना संघा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है 1561 के अंदर में जो है मालवा पर विजय प्राप्त किया था, है ना। अकबर के द्वारा जो है 1561 के अंदर में जो है वो मालवा पर विजय प्राप्त कर लिया था, ठीक है। उसके बाद राजपूत नीति की जो शुरुआत है, अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी से जोधाबाई से विवाह करके राजपूत नीति की शुरुआत किया था। कब शुरुआत किया था, तो 1562 के अंदर में, 1562 में किया था, ठीक है। उसके बाद जो है 1564 के अंदर में क्या हुआ था, तो गोंडवाना विजय हुआ था। रानी दुर्गावती को पराजित कर करके जो है ना गोंडवाना पर विजय प्राप्त किए थे। कब, तो हो जाएगा आंसर में 1564 को, है ना। उसके बाद 1568 है वो चित्तौड़गढ़ पर जो है कब्जा कर लिया गया था। चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कब किया था, 1568 के अंदर में किया गया था। और 1569 के अंदर में रणथम भौर और कलिंजर पर विजय प्राप्त किया था। तो कलिंजर पर जो है विजय कब प्राप्त किया गया था, तो हो जाएगा 1559 के अंदर में किया गया था, ठीक है। 1572 से लेकर 73 ईस्वी के अंदर में गुजरात अभियान के दौरान सूरत और अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। 1574 और 76 के दौरान में बिहार और बंगाल जो है ना 1576 में बंगाल का अंतिम जो अफगान शासक दाऊद खान को हराया था, ठीक है। तो बिहार और बंगाल जो है वो मुगल सम्राट में मिला लिया गया था। कब, तो 1576 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद जो है 1576 में जो है हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सेना हुआ था जिसमें अकबर जीत गया था,
हैं। उसके बाद 1581 के अंदर में जो है काबुल पर कब्जा कर लिया गया था 1581 में, है ना। दक्षिण भारत पर जो विजय अभियान हुआ था, है ना, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और बुंदे थी ये गोलकुंडा पर जो आक्रमण किया गया था वो कब हुआ था, तो 1591 से लेकर के 1595 तक हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है अहमदनगर पर जो विजय प्राप्त हुआ था, जिसमें चांद बीबी की वीर गति प्राप्त हो गई थी, वो कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी के अंदर में किया गया था। चांद बीबी की वीर गति हुई थी और अहमदनगर पर विजय प्राप्त किया था अकबर, कब, तो 1600 के ईस्वी में। 1601 ईस्वी के अंदर में जो है कंधार पर विजय प्राप्त किया था। 1601 ईस्वी में क्या हुआ था, कंधार पर विजय प्राप्त हुआ था। उसके बाद बुंदेल जो है दरवाज़ा का जो निर्माण है ना, बुंदेल दरवाज़ा का निर्माण है वो 1573 ईस्वी के अंदर में अकबर, ये बुंदेल दरवाज़ा नहीं है, बुलंद दरवाज़ा, क्या नाम है, बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है वो शुरू कब हुआ था, तो 1573 के अंदर में शुरू हुआ था। और बन के रेडी कब हुआ था, तो 1575 में जो है बन के रेडी हो गया था, ठीक है। और ये फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश के अंदर में जो है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी जो है वो, है ना, क्या हुआ था, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण हुआ था पूरा 1575 में। और बनना शुरू कब हुआ था, तो 1573 के अंदर में बनना शुरू हुआ था और 75 में क्या हुआ था, पूरा हो गया था, ठीक है। प्रशासनिक सुधार और धार्मिक नीति का कुछ बात कर लें अकबर के द्वारा जो है, तो वो जो है फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया था 1571 के अंदर में। फिर इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 के अंदर में। फिर महज ए इलाही की घोषणा जो है वो किया था 1579 के अंदर में, ठीक है। सम्राट को सर्वोच्च धार्मिक नेता घोषित किया था यही इसी टाइम, है ना, महज ए इलाही की घोषणा का टाइम ही जो है बताया था कि सम्राट जो है वो सर्वोच्च धार्मिक नेता होगा, है ना, 1579 के अंदर में, ठीक है। 1582 के अंदर में जो है वो क्या किया था, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया गया था, ठीक है। 1582 ईस्वी के अंदर में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत जो है कौन किया था, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। जजिया कर को समाप्त जो है वो क्या किया था, 1564 के अंदर में जजिया कर को समाप्त किया था, जो कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था, ठीक है। फिर अकबर के जो प्रसिद्ध जो नवरत्न है वो कौन कौन थे, तो अकबर के जो प्रसिद्ध नवरत्न में कौन कौन है, एक बीरबल है बीरबल है, तानसेन है, अबुल फजल जो कि अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक हैं, अबुल फजल, है ना, वो भी एक थी, ये अकबर के अंदर में जो है वो थी नवरत्न के अंदर में शामिल थे, ठीक है। फिर है फैजी हैं, फिर कौन है, फैजी, ठीक है, फैजी, फिर है फैजी है जो प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। राजा टोडरमल जो है राजस्व मंत्री था। फिर मुल्ला दो प्याजा था, एक जो है नवरत्न था जो अकबर का सलाहकार था। और राजा मान सिंह जो थे वो सेना नायक थे। अब्दुल रहीम खाना और एक कौन थे, हकीम हुकाम, है ना, जो कि चिकित्सक विशेषज्ञ थे, मतलब ये डॉक्टर था हकीम हुकाम, ठीक है। तो ये सब जो है वो बीरबल के नवरत्न हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसके टाइम में जो है कौन कौन सा जो है कला या वस्तु कला, साहित्य या वस्तु कला का जो विकास हुआ, है ना, तो करा फतेहपुर सिकरी जो है अकबर के टाइम, है ना, जो अकबर के समय की राजधानी फतेहपुर सिकरी थी, है ना। बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है अकबर के टाइम में ही हुआ था, 1573 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1570 में बनकर रेडी हुआ था। इलाहाबाद का किला जो है इसी के टाइम बना था, है ना, 1583 के अंदर में। उसके बाद आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा किया गया था, है ना। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है वो 1605 ईस्वी के अंदर में हो गया था, है ना, आगरा के अंदर में। और उत्तराधिकारी कौन है, इसके बाद कौन आए थे, तो हो जाएगा जहांगीर इसका पुत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो है कौन, मलाला यूसुफजई। कौन है, मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र के जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। मलाला यूसुफजई का बात करें तो इनका जन्म जो हुआ है 12 जुलाई 1997 को हुआ है और कहाँ के हैं, वो पाकिस्तान के हैं, ठीक है। इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2014 के अंदर में 17 वर्ष जो कि सबसे कम उम्र में पाने वाले जो हैं वो व्यक्ति हैं, ठीक है ना। और किस कारण से जो है उनको दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार, तो लड़कियों की शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष किए थे, है ना। और जो है तभी जो है उनको जो है 2014 के अंदर में जो है मलाला यूसुफजई को जो है वो, है ना, ये कैलाश सत्यार्थी के साथ जो है ना, कैलाश सत्यार्थी के साथ, है ना, 2014 के अंदर में दो को मिला था, एक भारतीय थे वो कैलाश सत्यार्थी और एक पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, ठीक है। करा 2012 के अंदर में जो है तालिबान ने गोली मारी थी और लेकिन वह बच गई थी, ठीक है। इसमें जो है 12 के अंदर में जो है तालिबानियों ने उन पर जो है मलाला यूसुफजई पर जो है गोली चला दिया गया था, लेकिन फिर भी वो बच गई थी, ठीक है। उनकी शिक्षा का बात किया जाए, मलाला यूसुफजई जो है वो कहाँ से पढ़े हैं, तो शिक्षा जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से जो है वो अपनी शिक्षा प्राप्त की हैं। और वे अब तक जो है सबसे कम उम्र के जो है नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं, विजेता हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र के विजेता हैं नोबेल पुरस्कार कौन, मलाला यूसुफजई, जो कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनको देख लेते हैं। तो नोबेल जो है पुरस्कार के जो संस्थापक हैं वो है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जो है
वो संस्थापक हैं जो स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने जो है डायनामाइट और कुछ डायनामाइट का ही आविष्कार किया था, है ना। ये अल्फ्रेड नोबेल जो है वही जो है इनके संस्थापक हैं नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब से शुरू हुआ है, तो 1895 के अंदर में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। पहली बार जो है वो 1901 के अंदर में दिया गया था, ठीक है। प्रदान करने वाली जो संस्था है वो नोबेल फाउंडेशन है, जो स्वीडन की एक संस्था नोबेल फाउंडेशन जो है वो नोबेल पुरस्कार देती है ना। पुरस्कार देने की जो तारीख है वो किस तारीख को जो है पुरस्कार दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को, है ना। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के ऊपर जो है वो दिया जाता है ना। नोबेल पुरस्कार की जो मतलब वितरण किया जाता है वो हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार जो है किन क्षेत्रों के अंदर में दिया जाता है, तो टोटल जो है वो 6 क्षेत्र हैं जिनके से रिलेटेड जो है व्यक्तियों को जो है ना वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि भौतिकी हो गया, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना, शांति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमिक्स के अंदर में जो है नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1968 से दिया जा रहा है, ठीक है। सबसे कम उम्र के जो विजेता है नोबेल पुरस्कार वो है मलाला यूसुफजई, ठीक है। सबसे उम्र दराज जो विजेता हैं, है ना, जिनको सबसे ज़्यादा उम्र वाला जो है अभी तक का है नोबेल पुरस्कार विजेता, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है लियोनिड, है ना, हुरकिंज, है ना। लियोनिड हुरकिंज कौन है, लियोनिड हुरकिंज, जो इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2007 में दिया गया था, जो सबसे ज़्यादा उम्र के, है ना, अब तक के सबसे ज़्यादा उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है ना। कौन है, तो ये लियोनिड हुरकिंज हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया गया था इनको 2007 के अंदर में, ठीक है। 90 वर्ष के हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहला जो है वो व्यक्ति वो कौन है, तो सबसे पहला जो व्यक्ति हैं वो हैं विल्हेम रॉन्टगन, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाना थी। ये विल्हेम रॉन्टगन जो 1901 के अंदर में इनको दिया गया था एक्सरे की खोज के लिए, ठीक है। जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, कौन है, विलियम रॉन्टगन, है ना, जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में जो है वो एक्सरे की खोज के लिए दिया गया था 1901 में, ठीक है। उसके बाद जो पहले जो भारतीय का अगर बात की जाए, पहला भारतीय, तो वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि, है ना, 1913 के अंदर में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। उनकी जो कृति है वो गीतांजलि के लिए दिया गया था, ठीक है। पहला भारतीय जो कि भौतिक के अंदर में पुरस्कार मतलब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो हैं सीवी रमन। उनको जो है 1930 के अंदर में जो है वो रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है वो पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद भारतीय जो पहली भारतीय महिला का अगर बात किया जाए, पहली भारतीय महिला, है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता कौन तो हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है 1979 के अंदर में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। एकमात्र नोबेल पुरस्कार छोड़ने वाले भारतीय, मतलब जिनको दिया गया था लेकिन वो लिए नहीं, वापस लौटा दिया, उनका नाम क्या है ना, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध में नोबेल वापस कर दिया था, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अपना जो है नोबेल पुरस्कार जो है वापस लौटा दिए थे, है ना, 1919 के अंदर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। उसके बाद अब तक एक से अधिक बार जो है ना, अब तक जो है एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले में कौन कौन है, जिनको एक से ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो वो है मैडम क्यूरी, है ना। इनको भौतिकी के क्षेत्र में जो है वर्ष 1903 में, और रसायन के क्षेत्र में जो है 1911 में जो है वो दिया गया था। 2 बार मिला है किनको, मैरी क्यूरी को, है ना, एक बार फिजिक्स में 1903 के अंदर में, एक बार केमिस्ट्री में 1911 में, ठीक है। फिर कुछ ही कह रहा एक मात्र दंपत्ति, है ना, को नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, है ना, जो भौतिकी के क्षेत्र के अंदर में 1903 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से जुड़े हुए कुछ और जो है नोबेल पुरस्कार। अब तक जो है इंडियन के टोटल 9 जो है वो व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। उनमें से एक है रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर में जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था गीतांजलि के लिए, ठीक है। फिर सीवी रमन को जो है भौतिक क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को जो है वो 1968 में 1968 में चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, जो कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ठीक है। इनको जो है मदर टेरेसा को जो है 1979 के अंदर में शांति के क्षेत्र में दिया गया था, है ना। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है 1983 के अंदर में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो 1983 के अंदर में जो है भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। ये भी जो है वो भारतीय मूल के अमेरिकी ही हैं। उसके बाद अमर्त्य सेन जो है 1998 के अंदर में इनको मिला है ना, 1998 के अंदर में अर्थशास्त्र के अंदर में दिया गया है। फिर वेंकट रमन जो है श्री कृष्णन जो है 1900, है ना, वेंकट रमन श्री रामाकृष्णन, है ना, 2009 के अंदर में जो है इनको जो है वो दिया गया था, है ना, वो रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी जो है वो 2014 में इनको दिया गया है ना, शांति क्षेत्र में दिया गया है। और है ना अभिजीत बनर्जी जो है वो कौन है, तो हो जाएगा ये उनको जो है 2019 के अंदर में दिया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करा गोदावरी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, ठीक है।
तो गोदावरी का जो उद्गम होता है वो होता है त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। गोदावरी का उद्गम जो होता है त्र्यंबकम की पहाड़ी से होता है, ठीक है। त्र्यंबकम पहाड़ी जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी का एक हिस्सा है ना, जो कि कहाँ पड़ता है तो महाराष्ट्र के नासिक जिला के अंदर में पड़ता है, ठीक है। नासिक जिला से होता है इसका उद्गम, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है ना, जो कि गोदावरी नदी की लंबाई का अगर बात किया जाए तो 1465 किलोमीटर है और भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये गोदावरी नदी जो है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका जो कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, है ना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अंदर में फैला हुआ है, ठीक है। और ये डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी के अंदर में गिर जाती है ना। गोदावरी रिवर जो है वो डेल्टा बना करके गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी के अंदर में गिर जाती है ना। इनकी जो प्रमुख जो सहायक नदी है ना, जो बाईं ओर से सहायक नदी कौन कौन है तो बाईं ओर वाली नदी जो है वो कौन है, इंद्रावती है। इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी और मंजिरा। तो इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा और सबरी जो है वो कहाँ की है तो बाएं तरफ से जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी और मंजरा। और दाईं ओर से जो मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है तो प्रवरा और पूर्णा है। प्रवरा और पूर्णा जो है वो कहाँ से है तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, ठीक है। अन्य जो नाम है इसे क्या बोला जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है ना। और दक्षिण भारत की गंगा का अगर बात किया जाए, दक्षिण भारत की गंगा तो हो जाएगा कावेरी। कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर दक्षिण गंगा का बात करेंगे तो गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा नदी का अगर बात किया जाए तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है महाबलेश्वर से होता है ना, जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से ही निकलता है, ठीक है। महाबलेश्वर, कृष्णा का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है तो पश्चिमी घाट महाबलेश्वर, है ना, महाराष्ट्र से ही निकलता है। इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है और इसका फैलाव जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर में है और ये डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। सहायक नदी कौन कौन सी है इसका तो इनका जो सहायक नदी है वो है भीमा है, तुंगभद्रा है और घाट प्रभा, ठीक है ना। भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा ये जो है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। और अगर कावेरी नदी का बात किया जाए तो कावेरी नदी जो है वो इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम जो होता है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कुर्ग कर्नाटक से होता है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी का ही भाग है और जो है वो कर्नाटक से ही होता है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर के अंदर में फैलाव जो है कर्नाटक जो है तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के अंदर में है और यह डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है ना। और इसका जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन कौन सा है तो हेमावती, भवानी और अमरावती जो है वो किसकी सहायक नदी है तो हो जाएगा कावेरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या करा कि यूनेस्को द्वारा जो है कितने विश्व धरोहर स्थलों को जो संरक्षित किया गया है, ठीक है। तो यूनेस्को की अगर बात की जाए तो यूनेस्को द्वारा जो है टोटल जो है जुलाई 2024 का आंकड़ा का बात किया जाए, जुलाई 2024 का आंकड़ा का बात किया जाए जो है वो यूनेस्को के अंदर में टोटल जो है टोटल 1223 जो है वो धरोहर के अंदर में सूचीबद्ध है ना। जिसमें से जो है जिसमें से जो है वो 952 जो है सांस्कृतिक है, 952 सांस्कृतिक, है ना। 952 जो है वो सांस्कृतिक है और 231 जो है वो क्या है 231 प्राकृतिक है, 231 जो है वो प्राकृतिक और 40 मिश्रित है, ठीक है। 40 मिक्स्ड है, ठीक है। तो जुलाई 2024 के आंकड़ा का अगर बात किया जाए, जुलाई 2024 के आंकड़ा का बात किया जाए, है ना, जुलाई 2024 का आंकड़ा का बात किया जाए तो यूनेस्को के अंदर में टोटल कितना जो है साइट है तो हो जाएगा 1223, जिसमें से 952 जो है सांस्कृतिक है ना। 952 क्या है सांस्कृतिक है और जो 231 जो है प्राकृतिक है और ये 40 जो है मिश्रित है, ठीक है। अगर भारत के अंदर में बात की जाए तो भारत में टोटल जो है 43 जो है विश्व धरोहर स्थल हैं, ठीक है। 43 जो है यूनेस्को के अंदर में विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया भारत का, ठीक है। और भारत में जो है उनमें से 43 में से जो है वो 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, ठीक है। हाल ही में जो है असम के स्थित चेराइदोब मोइदोम, है ना, को जुलाई 2024 के अंदर में सांस्कृतिक श्रेणी के अंदर में जो है वो जो है शामिल किया गया है ना, असम का चेराइदोब मोइदोम को, ठीक है, जो कि जुलाई 2024 के अंदर में सांस्कृतिक श्रेणी के अंदर में शामिल किया गया है, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में जो है ना 5 जो है ना वो यूनेस्को के धरोहर स्थल है उनके बारे में जानते तो 43वां जो है अभी जो लेटेस्ट जुड़ा हुआ है ना, वो है चेराइदोब मोइदोम जो कहाँ का असम का अंदर में, जिसको जुलाई 2024 के अंदर जोड़ा गया, ठीक है। 42वां जो साइट है ना, 42वां साइट का नाम है धौलावीरा, का नाम है धौलावीरा, ठीक है। 42वां जो साइट है उसका क्या नाम है धौलावीरा नाम है, ठीक है, धौलावीरा नाम है। जो 41वां साइट है ना, 41वां नंबर का जो विश्व धरोहर स्थल है उसको बोलते हैं शांति निकेतन, है ना। शांति निकेतन को जो है 41वां विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है उसको सितंबर 2023 के अंदर में शामिल किया गया था। 40वां जो है वो काकतीय रुद्रेश्वर जो है रामप्पा टेम्पल, है ना, जो कि 40वां नंबर के जो है विश्व धरोहर स्थल है ना, जो कि तेलंगाना के अंदर में है, ठीक है ना।
और ये वर्ष 2021 के अंदर में इसको जो है वो शामिल किया गया था। तो रामप्पा टेम्पल को जो है वर्ष 2021 के अंदर में शामिल किया गया था, और जयपुर शहर को जो है वो वर्ष 2019 के अंदर में 39वां जो है वो धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, कंचनजंगा जो है एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय ये साइट है जो कि मिश्रित कैटेगरी के अंदर में आता है। ठीक है, कंचनजंगा जो है एक ऐसा साइट है जो कि मिश्रित जो है ना, नेचुरल और कल्चरल दोनों मिश्रित कैटेगरी के अंदर में जो है वो आता है। ठीक है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात किया जाए है ना, तो ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है ना। और जो है योग 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 का बात करें तो योग को जो है 2016 के अंदर में जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर के सूची में शामिल किया गया था, है ना। और कुंभ मेला को जो है वो 2017 के अंदर में जो है उसको भी मतलब जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। दुर्गा पूजा को जो है वो 2021 के अंदर में शामिल किया गया था। ये प्रमुख जो है कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किसको कब जो है वो शामिल किया गया था, इसलिए जो है हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो 7 जो प्राकृतिक जो धरोहर हैं उनको जो यूनेस्को के अंदर में शामिल किया गया, उनमें से कौन कौन से हैं? तो एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा जो है वो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और उसके बाद पश्चिमी घाट और ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इनको जो है भी प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को के अंदर में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत के पहले है ना कुछ जो सबसे पहले जो है ऐड किए गए हैं, मतलब वर्ष 1983 के अंदर में जो है ना, उनमें से कौन कौन से हैं? तो उनमें से एक अजंता की जो है गुफा महाराष्ट्र का, एलोरा का गुफा महाराष्ट्र, और ताजमहल उत्तर प्रदेश, और आगरा का किला, ये चारों को जो है जो वर्ष 1983 के अंदर में पहला है ना सबसे पहले जो है ऐड किया गया था। 1983 के अंदर में सबसे पहले ऐड होने वाला यही चारों जो है वो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, कौन कौन है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र वाला, और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, ताजमहल उत्तर प्रदेश, और आगरा का किला उत्तर प्रदेश का, जो ये चारों को जो है वो सबसे पहले ऐड किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। अगर यूनेस्को का बात की जाए तो यूनेस्को की जो स्थापना है वो 16 जो है नवंबर 1945 को किया गया था। उसका मुख्यालय जो है फ्रांस पेरिस के अंदर में पड़ता है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची की जो शुरुआत है ना, वो 1972 के अंदर में किया गया था, है ना। 1972 से जो है वो विश्व धरोहर सूची का जो शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि गांधी सागर बांध जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध का जो बात की जाए तो गांधी सागर जो बांध है उसका जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया। ठीक है, और ये चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ जो प्रमुख जो है बांध उनके बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में कि कौन सा बांध किस नदी पर है और कौन सा राज्य के अंदर में पड़ता है। ठीक है, तो जो भाखड़ा नांगल जो बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है ना, वो सतलज नदी के किनारे है, और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जो है वो दोनों राज्य के अंदर में बना हुआ है। ठीक है, फिर हीराकुंड बांध का बात करें तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी के ऊपर बना हुआ है और उड़ीसा के अंदर में है। ठीक है, नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो कृष्ण नदी के ऊपर में है, और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध की अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, और यह गुजरात राज्य के अंदर में है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध जो है वो कहाँ है? तो नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है, और जो है ये मध्य प्रदेश के राज्य के अंदर में आता है। ठीक है, टिहरी बांध जो है वो भागीरथ नदी के किनारे बना हुआ है ना, और ये उत्तराखंड के अंदर में आता है। ठीक है, फिर और कौन सा इंपॉर्टेंट बांध है? ये गांधी सागर जो बांध है, गांधी सागर बांध है ना, गांधी जो सागर बांध है वो है चंबल नदी के किनारे, और ये मध्य प्रदेश के राज्य में आता है। ठीक है, राणा प्रताप जो सागर बांध है वो चंबल नदी के किनारे है, और ये राजस्थान के अंदर में आता है। ठीक है, उसके बाद कृष्णा सागर बांध जो है वो कावेरी नदी के किनारे है, और ये कर्नाटक के अंदर में पड़ता है। ठीक है ना। अलमाटी बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और ये कर्नाटक राज्य के अंदर में पड़ता है। ठीक है, मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये जो है बना हुआ है और तमिलनाडु राज्य के अंदर में पड़ता है। ठीक है, पोंग बांध जो है, पोंग बांध, अगर पोंग बांध का बात किया जाए तो पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में बना हुआ है। ठीक है, तूतीकोरिन बांध जो है वो तमिलनाडु के अंदर में पड़ता है, और ये है ना ताजर परनी जो है नदी उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, फरक्का जो बांध का बात करें तो फरक्का बांध जो है गंगा नदी के किनारे पर बना हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर में बना हुआ। रिहंद बांध जो है वो रिहंद पर बना हुआ, सोन नदी की शाख नदी है जो रिहंद, उस पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर में बना हुआ। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के अंदर में स्थित है, जो महानदी
महानदी पर स्थित है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है ना, भारत का सबसे लंबा बांध का अगर बात किया जाए तो वो कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है। अगर दूसरा नंबर पर बोलेगा कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध जो है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, तो पहला कौन सा है, तो पहला जो है सबसे ऊंचा बांध में हो जाएगा टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है वो नंबर 1 पर आता है। सबसे ऊंचा बांध जो है ना उत्तराखंड के अंदर में भगीरथ नदी के किनारे बना हुआ जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन अगर दूसरा सबसे ऊंचा बांध की बात करेगा तो हो जाएगा आंसर में कौन सा बांध हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो तेलंगाना के अंदर में है, कृष्णा नदी के ऊपर में है ना। और यह भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है। कौन सी है, तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है, तो हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा 1857 के जो विद्रोह है को अंग्रेजों ने कब जो है पूरी तरह से दबा दिया था। ठीक है। तो दबाया था कब, तो 1859 के अंदर में जो है वो दबा दिया था, है ना। कब दबाया था, 1859 के अंदर में दबा दिया था। ठीक है। 1857 का जो विद्रोह का बात किया जाए तो इसकी जो शुरुआत है वो मेरठ से शुरू हुई थी। और कब शुरू हुई थी, तो शुरू जो हुई थी वो हुई थी कब, तो 10 मई 1857 को शुरू किया गया था। ठीक है। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ठीक है। यह विद्रोह जो है पूरे धीरे धीरे जो है पूरे उत्तर भारत एवं मध्य भारत और कुछ दक्षिण भारत के में फैल गया। ठीक है। अंग्रेज़ों ने 1858 तक जो है अधिकांश विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में लड़ाई जारी रही। झांसी, कानपुर और दिल्ली, लखनऊ जैसे प्रमुख केंद्र जो थे वो 1858 तक जो है अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गए थे। और अंततः जो है 1859 के अंदर में जो है वो अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबा दिया था। तो जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 1857 का जो विद्रोह है उसको जो है दबाया गया था कब, तो हो जाएगा आंसर में 1859 के अंदर में दबा दिया गया था। ठीक है। कुछ 1857 की जो क्रांति है उससे विभिन्न जो इतिहासकार जो है अपना क्या क्या मत रखते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। तो जो बी.डी. सावरकर हैं, है ना, बी.डी. सावरकर का क्या कहना है 1857 के विद्रोह के बारे में, है ना। वो क्या बोलते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, वो बोलते हैं कि इसे जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उन्होंने कहा था। ठीक है। और एस.एन. सेन ने है इन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। फिर आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला था, तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था इन्हें सैनिक विद्रोह का नाम दिया था। ठीक है। 1857 की जो क्रांति है उनको क्या नाम दिया था आर.सी. मजूमदार, तो हो जाएगा सैनिक विद्रोह का नाम दिया था। ठीक है। जॉन लॉरेंस ने भी जो है वो सिर्फ एक सैनिक विद्रोह का ही नाम दिया था इसे। ठीक है। सर जॉन जो सीले हैं उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने केवल सैन्य असंतोष बताया था। ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जो है मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है। टी आर होम्स जो है वो क्या बोलते हैं, तो इसे जो है 1857 के विद्रोह को जो है भारतीयों की बर्बरता क्रूरता का परिणाम कहा, है ना। किसने कहा, तो टी आर होम्स ने कहा। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला 1857 के विद्रोह के बारे में, तो उन्होंने कहा अपनी औपनिवेशिक दमन के खिलाफ जन क्रांति कहा। ठीक है। औपनिवेशिक दमन के खिलाफ जन क्रांति का नारा नहीं वो बताया, है ना। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने बताया, तो कार्ल मार्क्स ने बताया। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बताया था। उसके बाद जो है वो 1857 की क्रांति का जो है ना केंद्र, प्रमुख केंद्र से भी क्वेश्चन बनता रहता है ना। तो मेरठ से जो है वो सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। उसके बाद दिल्ली से जो है वो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था इसका, है ना। कानपुर से कौन नेता थे, तो हो जाएगा नाना साहेब तात्या टोपे, है ना। लखनऊ से कौन थे, तो लखनऊ से जो थे वो बेगम हजरत महल थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे दोनों थे, है ना। उसके बाद बरेली से कौन थे, तो खान बहादुर खान थे। उसके बाद पटना से कौन थे, तो पटना से पीर अली या कुंवर सिंह, पीर अली भी थे, पीर अली भी थे पटना से। ठीक है। पीर अली, है ना। कुंवर सिंह जो है वो। उसके बाद फैजाबाद से कौन थे, तो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे, है ना। फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है। फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था, है ना। फैजाबाद से कौन नेतृत्व किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया गया था। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो कुछ बुक है ना, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है ये फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है ना, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये बुक जो है वो 1857 की क्रांति पर ही बेस्ड है। उनको कौन लिखा था, तो उनका लेखक कौन है, तो बी.डी. सावरकर है। ठीक है। बी.डी. सावरकर। ठीक है। उसके बाद द स्पाई ऑफ म्यूटिनी, है ना, एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन लिखा, तो हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। ठीक है। फिर 1857 द रियल स्टोरी ऑफ ग्रेट अपसर्जिंग, है ना, इसको कौन लिखा, तो इसको लिखा अशोक मेहता। उसके बाद रिबेलियन 1857, है ना, है ना, सिम्पोनिज्म, तो इसका हो जाएगा आंसर में एस.एन. सेन। ठीक है।
द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 नामक बुक कौन लिखा है? तो इसको कौन लिखे हैं? तो कृष्णानंद ने लिखा, ठीक है। उसके बाद 1857 नामक जो बुक है वो कौन लिखे हैं? तो हो जाएगा एस एन सेन, ठीक है। एस एन सेन के द्वारा जो है वो 1857 नामक बुक लिखा है, ठीक है। कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये कौन लिखे हैं बुक? तो ये लिखे हैं सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के द्वारा जो है वो कौन सा बुक लिखा गया है? तो कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। उसके बाद सिविल रिवेलियन इन इंडियन, है ना, म्यूटिनीज, सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज कौन कौन लिखा बुक? तो ये कौन लिखे हैं बुक? तो हो जाएगा एस बी, है ना, चौधरी, एस बी चौधरी, ठीक है। और ए हिस्ट्री ऑफ द स्पाई ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द स्पाई बार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये कौन हो जाएगा जॉन विलियम केप, है ना, जॉन विलियम केप के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और कुछ बुक्स हैं, और कौन सा बुक है? इंडियन स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं बिपिन चंद्रा, ठीक है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कौन लिखे हैं? तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, जो कि 1857 की क्रांति पर बेस्ड एक बुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूआरएल का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो यूआरएल का जो अर्थ होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल है क्या? तो यूआरएल जो होता है वो एक वेब एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि वेब पेज पर फाइल या इंटरनेट साधन का स्थान बनाता है, ठीक है। जिसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HTTPS ये जो है google.com जो है ये एक यूआरएल है, ठीक है। यूआरएल का मुख्य जो है 3 भाग होता है, एक होता है प्रोटोकॉल, दूसरा होता है डोमेन नेम और तीसरा होता है पाथ, ठीक है। प्रोटोकॉल जैसे HTTP और HTTPS, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। या डोमेन नेम हो गया जैसे google.com, yahoo.com, कुछ भी, है ना, ये सब जो है वो कौन से हो जाएंगे? डोमेन नेम हो गए। और पाथ जो होता है वो सर्च, पाथ जैसे सर्च जहाँ पर किया जाता है उसको बोलते हैं पाथ, ठीक है। यूआरएल का जो उपयोग है इंटरनेट पर जो है किसी यूआरएल का जो उपयोग है इंटरनेट पर, है ना, किसी संसाधन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम रिलेटेड जो ये फुल फॉर्म जो है वो हमेशा एग्जाम के अंदर में आते रहते हैं, उनको भी कर लेते हैं रिवीजन हम लोग। जैसे आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। www तो वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। VPN का मतलब कुछ होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। USB का क्या मतलब होता है? तो USB का जो मतलब होता है वो होता है कुछ यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। और PDF का क्या मतलब होता है? PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। JPEG का क्या मतलब होता है? JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। GIF का क्या मतलब होता है? तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का मतलब क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। LED का क्या मतलब होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। LCD का मतलब कुछ होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। RAM का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और IMEI का क्या फुल फॉर्म होता है? तो इंटरनेशनल मोबाइल, है ना, इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद SMS का क्या हो सकता है? तो शॉर्ट मैसेजिंग या शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो हो सकता है कि एग्जाम में आगे बढ़े एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है हेपेटाइटिस A का कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस A का कारण जो है वो क्या है? तो हेपेटाइटिस A का कारण जो है वो वायरस है। वायरस के कारण जो है वो हेपेटाइटिस जो है वो फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है वो वायरस संक्रामक रोग है, वायरस के कारण जो है संक्रमण से फैलता है ना। हेपेटाइटिस A वायरस HAV के कारण फैलता है, ठीक है। यह इसका जो मुख्य रूप से जो है संक्रमण भोजन और पानी के सेवन से फैलता है, ठीक है। किसका से फैलता है? भोजन और पानी के सेवन से फैलता है, भोजन और पानी के सेवन से फैलता है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस जो होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को, ठीक है, यकृत को प्रभावित करता है ना। इसके जो लक्षण हैं वो पीलिया हो सकता, पीलिया का लक्षण या थकान, भूख न लगना और उल्टी और पेट दर्द शामिल है ना। जो हेपेटाइटिस जो रोग होता है उसके अंदर में कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? पीलिया, थकान, भूख न लगना और उल्टी और पेट में दर्द शामिल हो सकते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस जो होता है वो 4 टाइप का, सॉरी 5 टाइप का होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, D और E, ठीक है। हेपेटाइटिस A जो होता है वो जो है हेपेटाइटिस A जो होता है वो कौन सा वायरस होता है? तो HAV, है ना। और ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस B जो है वो संक्रमित रक्त और सुई से फैलता है, ठीक है। और यौन संबंध से भी फैलता है। कौन? तो ये हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस C का बात करें तो हेपेटाइटिस C जो है वो संक्रमित रक्त एवं सुई से फैलता है ना।
जिससे लीवर डैमेज हो जाता है, क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है ना, हेपेटाइटिस सी से। हेपेटाइटिस डी जो है उसका वो कैसे फैलता है, तो वो जो है हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति से जो आ जाता है हेपेटाइटिस डी हो जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ई जो होता है वो दूषित पानी से फैलता है, और विशेषकर गर्भवती जो महिलाएं होती है ना, गर्भवती महिलाएं, है ना, के लिए जो है वो खतरनाक होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है वो कौन, हेपेटाइटिस ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ जो है वायरस से होने वाले कुछ जो है प्रमुख रोग जो है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से रोग होते हैं, तो वायरस से जो है क्या क्या हो सकता है, तो वायरस से जो है वो सर्दी जुकाम भी हो सकता है, वो वायरस से ही होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से ही होता है जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। डेंगू वो वायरस से ही होता है, रक्त और प्लेटलेट्स को जो है वो प्रभावित करता है। फिर जैसे चिकनगुनिया वो जोड़ों और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस जो होता है वो यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। एड्स जो होता है वो एड्स जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज हो गया, है ना, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो हो गया, वो भी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। खसरा हो गया जिसको मीजल्स बोला जाता है ना, त्वचा रोग एवं श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। चेचक जो हो गया, चेचक जो हो गया, चेचक जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, वो भी वायरस से कारण होता है, विषाणु से त्वचा को प्रभावित करता है। गुलाबी आंख जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, है ना, जो आंख से रिलेटेड बीमारी है वो भी ये वायरस से ही होता है ना, आंखों को प्रभावित करता है ना। और बाद मंकी पॉक्स जो होता है वो त्वचा और लिम्फ नोड को प्रभावित करता है, ठीक है। और बाद निपाह वायरस जो है वायरस से ही फैलता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है ना। जापानी एंसेफेलाइटिस जो होता है वो भी वायरस से ही होता है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। कोविड-19 जो है वो फेफड़ा और श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला जो है वो, ये कुछ जो है वायरस से होने वाले प्रमुख जो है रोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, करा मानव शरीर में कौन सा जो है अंग जो है पीत रस का उत्पादन करता है, ठीक है। तो पीत रस जो है वो कहाँ बनता है, तो यकृत के अंदर में जो है पीत रस बनता है, ठीक है। यकृत जो है वो पीत रस बनाता है, ठीक है। यकृत मानव शरीर में पीत रस का उत्पादन करता है ना। पित्ताशय के अंदर में जो है पीत रस जो है वो जाके मतलब इकट्ठा होता है, कहाँ होता है, तो पित्ताशय के अंदर में जो पीत रस जो यकृत बनाता है वो पित्ताशय के अंदर, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, है ना, के अंदर संग्रहित होता है, ठीक है। कहाँ संग्रहित होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर में संग्रहित होता है, संग्रहित होता है और वसा का पाचन में सहायक करता है। पीत रस में पीत जो है लवण, है ना, बाइल साल्ट और पीत वर्णक यानी बाइल पिगमेंट जो है पाया जाता है, जो कि वसा को इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, ठीक है, और उसे पचाने में हेल्प करता है ना। वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, उसको फिर बाद में पचाता है, ठीक है। यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है ना, यकृत जो है वो हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत है, ठीक है। छोटी आंत का बात किया जाए, छोटी आंत का बात, छोटी आंत का अगर बात करें, छोटी आंत, तो कह छोटी आंत जो है वो पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां भोजन को पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ठीक है। यह जो है पेट, है ना, स्टमक और बड़ी आंत के बीच में स्थित रहता है ना। छोटी आंत कहाँ रहता है, तो पेट और बड़ी आंत के बीच में स्थित रहता है। इसकी जो लगभग लंबाई है वह 6 से लेकर 7 मीटर या 20 से लेकर 22 फीट तक होता है, ठीक है। छोटी आंत, यह भाग जो है वो 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत जो है वो इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, डेडूनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। डेडूनम, डियोडेनम, जेजियूनम और इलियम, ठीक है। डियोडेनम जो होता है वो भोजन को प्रारंभिक पाचन करता है, ठीक है। भोजन का प्रारंभिक पाचन जो है वो कहाँ होता है, डियोडेनम के अंदर में होता है। यहाँ जो है यकृत और अग्नाशय रस आपस में मिलते हैं, यकृत और अग्नाशय रस यकृत से और अग्नाशय रस, है ना, मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जेजुनम क्या होता है, जेजुनम के अंदर में जो होता है पोषक तत्वों का मुख्य अवशोषण होता है ना। एब्जॉर्प्शन का बात करेंगे पोषक तत्व का जो है, तो कहाँ होता है, तो जो है छोटी आंत का जेजुनम वाला पार्ट में होता है, ठीक है। इलियम के अंदर में क्या होता है, तो यह विटामिन और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। तो विटामिन और खनिज लवणों का अवशोषण जो है वो कौन करता है, तो हो जाएगा इलियम वाला पार्ट, जो कि छोटी आंत के अंदर में पाया जाता है ना। तो ये जो है विटामिन और खनिज लवणों का अवशोषण करता है, ठीक है। और क्या जो है इसका क्या क्या काम है ना, छोटी आंत का क्या काम है, तो छोटी आंत जो क्या करता है, छोटी आंत जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है, ठीक है। क्या करता है, छोटी आंत जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है ना। पोषक तत्वों में जो है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, एसिड, है ना, और फैटी एसिड, विटामिन और खनिज जो है वो का अवशोषण भी करता है, ठीक है। उसके बाद आंतरिक संरचना का बात किया जाए, तो इसके अंदर में आंतरिक संरचना के अंदर में जो है एक बिली नामक और, है ना, माइक्रोबिली नामक जो संरचना पाए जाते हैं, जो क्या करता है, अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाते हैं ना, अब्जॉर्प्शन एरिया को जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। कौन कौन, विली और कोची, विली और माइक्रोविली, ठीक है। ये दो जो है वो आंतरिक मतलब अंग के अंदर में जो है वो छोटी आंत के अंदर में पाए जाते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाया जाता है, ठीक है। अग्नाशय का अगर बात की जाए, तो अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्लैंड है, ठीक है, मिक्स ग्लैंड है, जो पाचन और हार्मोन दोनों का काम करता है ना, पाचन भी करता है और हार्मोन का भी निर्माण करता है, इसलिए जो है इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, किसको, अग्नाशय को, ठीक है। अग्नाशय जो है
अमाशय के पीछे रहता है। कहाँ रहता है? अमाशय के पीछे पाया जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है वो है पाचक एंजाइम, है ना, पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना, है ना, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन पचाने के लिए, लाइपेज हो गया वसा का पचन करने के लिए, है ना, और इमाइलेज जो हो गया वो कार्बोहाइड्रेट का पचन करने के लिए। ठीक है, तो जो है ये अग्नाशय जो है वो क्या करता है, तो जो है पाचक एंजाइम बनाता है ना। कौन कौन सा एंजाइम बनाता है? तो ट्रिप्सिन बनाता है, लाइपेज बनाता है और इमाइलेज बनाता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो ट्रिप्सिन जो है उससे प्रोटीन पचाने में काम आता है, और लाइपेज जो है वो वसा का पचन करता है, और जो इमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पचन करने के लिए जो है वो अग्नाशय के द्वारा जो बनाया जाता है। ठीक है ना। इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक जो हार्मोन का उत्पादन जो है, जो रक्त में शर्करा का जो है ब्लड शुगर लेवल को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? तो वो भी जो है वो जो है अग्नाशय के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, का उत्पादन जो है या मतलब प्रोडक्शन जो है वो कौन करता है? तो अग्नाशय के द्वारा ही किया जाता है। इंसुलिन और कौन सा? इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन, जो कि हमारे ब्लड के अंदर में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर अमाशय का बात किया जाए, अमाशय का बात किया जाए, अमाशय का बात किया जाए तो अमाशय जो है यह पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है जो भोजन को तोड़ने और पचाने में मदद करता है। ठीक है, अमाशय जो है वो भोजन को पचाने और तोड़ने में मदद करता है। यह, है ना, छाती के नीचे और बाईं तरफ, है ना, स्थित होता है। ठीक है, कहाँ स्थित होता है? तो छाती के नीचे और बाईं ओर स्थित होता है। कौन? अमाशय। ठीक है, स्टमक। इसका जो मुख्य जो कार्य है वो क्या है? भोजन को, है ना, भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करना होता है ना। गैस्ट्रिक रस जैसे HCl, पेप्सिन और एंजाइम जो म्यूकस, है ना, बनाना होता है जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक रस के अंदर में कौन सी होता है? तो HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और म्यूकस। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस और HCl जो है वो गैस्ट्रिक रस का निर्माण करता है। कौन? तो अमाशय, है ना। तो गैस्ट्रिक जूस कौन निर्माण करता है? तो अमाशय करता है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत जो होता है वो अमाशय से ही होता है। प्रोटीन के पाचन की जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है? तो अमाशय से, यानी स्टमक से ही होता है। ठीक है, अग्नाशय जो है वो पाचन एंजाइम और हार्मोन बनाता है, लेकिन अगर अमाशय जो है, अमाशय का बात करें तो अमाशय जो है भोजन को पचाने और तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अमाशय का काम है सिर्फ भोजन को पचाना और तोड़ना, है ना, लेकिन अग्नाशय जो है भोजन को पाचन एंजाइम का और हार्मोन का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो यहीं तक है मेरा क्वेश्चन, और ये शायद मतलब लास्ट क्वेश्चन था, है ना। ये पार्ट 1 जो शिफ्ट 1 के अंदर में जो हुआ था, है ना, 4 जनवरी वाला शिफ्ट के अंदर में सारा क्वेश्चन को लगभग डिस्कस कर लिए हम लोग। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं कुछ। ठीक है, ताकि आप लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, है ना, कम टाइम के अंदर में। तो कमेंट ज़रूर करें, अगर कुछ गलती मतलब हो जाता है तो ज़रूर बताएं कि क्या गलत है ना, ताकि हम अगले जो लेक्चर के अंदर में जो है उसको सुधार कर मतलब करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।